हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही है। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल थिंकर्स की और पॉलिटी की जो और वीडियो है उसे भी जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल की और भी वीडियो मिल जाएंगी, उसे भी जरूर देख लें और साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, एकलवाद का राजनीति विज्ञान में अर्थ क्या है? एकात्मक सरकार, विश्व राज्य, केवल एक ही ईश्वर को अस्तित्व। डी ऑप्शन है, संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। एकलवाद का राजनीति विज्ञान में ये अर्थ है। यानी राजनीति विज्ञान में एकलवाद का अर्थ है कि संप्रभुता अर्थात सत्ता का एक ही बिंदु, यानी संप्रभुता या सत्ता, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही बिंदु। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और व्यक्ति या व्यक्ति समूह में शकंद्रण, और इस अवधारणा के जो प्रतिनिधि विचारक हैं वो है मैकियावेली, बोदा, हॉब्स और अस्टिन इत्यादि इस जो है एकलवाद राजनीति विज्ञान के इसके विचारक हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? लिंडसे, क्रैब, लास्की, हीगल। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीगल। हीगल संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है। देखिए, प्रभुसत्ता के कानूनी, परंपरागत, एकलवादी, निरंकुश और अस्टिन के सिद्धांत हैं। और हीगल आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, हीगल क्या है? आदर्शवादी है। और आदर्शवादी है और शक्तिवादी जो है वो नीत्शे हैं। तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? तो ये कौन है? ये है हीगल। ठीक है, और हीगल का विचार है कि राज्य पृथ्वी पर भगवान या ईश्वर का अवतरण है। हीगल क्या कहता है कि जो राज्य है वो क्या है? राज्य पृथ्वी पर जो है भगवान का रूप है और ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का जो है रूप है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हीगल। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, बर्ग, लास्की या ग्रीन का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्ग। ठीक है, यहाँ पे बर्ग है ये। तो राइट ऑप्शन है बी, बर्ग। तो बर्ग एक अनुदारवादी विचारक था। कौन सा विचारक था ये? अनुदारवादी। ठीक है, तो बर्ग एक अनुदारवादी विचारक था और उसका मानना था कि फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की जो क्रांति थी वो उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। जो अंग्रेजों की क्रांति थी, इंग्लैंड की जो क्रांति थी, ठीक है, और जो फ्रांस की क्रांति थी वो किस पर आधारित थी? वह व्यक्तियों के जो अमूर्त अधिकार थे उन पर आधारित थी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बर्ग, यह कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, मिल या ग्रीन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल। मिल व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटता है। ठीक है, दो भागों में बांटता है। पहला क्या है? स्वपरक और अन्य अनपरक। ठीक है, दो भाग हैं। पहला क्या है? स्वपरक। दूसरा क्या है? दूसरा अन्य परक। ठीक है, तो दो भागों में मिल बांटता है और उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा है कि व्यक्ति के स्वपरक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो कार्य व्यक्ति स्वयं कर रहा है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जो स्वपरक कार्य हैं, और व्यक्ति को इस क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर मस्तिष्क पर पूर्ण जो है उसका अधिकार होना चाहिए। श्रम जो है संप्रभु, यानी जो उसकी इच्छा हो व्यक्ति को वह अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। तो जो मिल है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है।
ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सी। किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? निजी अधिकारों में और सार्वजनिक अधिकारों में। ठीक है, लॉक ने, बर्क ने, मिल ने या स्पेंसर ने, और राइट ऑप्शन है डी, स्पेंसर ने। स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य का मौलिक अधिकार है। इस प्रश्न क्या कहता है कि जो स्वतंत्रता है वह क्या है? व्यक्ति का या मनुष्य का वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये कहता है, कौन कहता है? स्पेंसर कहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो स्वतंत्रता है मनुष्य का मौलिक अधिकार यह है कि प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, यानी यह क्या है? एक प्राकृतिक अधिकार है और यह एक मौलिक अधिकार है, जिससे मनुष्य के अन्य जो अधिकार होते हैं उसकी क्या होती है? उनकी उत्पत्ति, अन्य अधिकारों की उत्पत्ति इसी के बाद होती है। ठीक है, और सार्वजनिक अधिकार में जो है स्पेंसर इन्हें निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार में विभाजित करता है दो भागों में। निजी अधिकारों का संबंध संपत्ति एवं कुटुंब से है। निजी जो अधिकार है उसका क्या बताता है? संपत्ति और कुटुंब यानी परिवार। ठीक है, तो संपत्ति और कुटुंब से बताता है निजी अधिकारों का संबंध, और सार्वजनिक जो अधिकार है वह इस बात से है कि व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध है। यानी जो सार्वजनिक अधिकार है उसका व्यक्ति जो है वो उसका राज्य से क्या संबंध है। ठीक है, और जो निजी है, निजी अधिकार है उसका कुटुंब से जो है क्या जो संबंध है, संपत्ति से जो संबंध है वो बताता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, स्पेंसर। दो भागों में इसने विभाजित किया है अधिकारों को। नेक्स्ट है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, डेविड मिलर, सी के एलन, सीबी मैकफर्सन, जॉन रॉल्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स। ठीक है, समकालीन उदारवादी चिंतन के अंतर्गत प्रगति बनाम न्याय, प्रगति बनाम न्याय। ठीक है, प्रगति बनाम न्याय के विवाद में हेयक ने प्रगति का पक्ष लेते हुए, किसने? हेयक ने किसका पक्ष लिया था? प्रगति का। ठीक है, प्रोग्रेस का। तो प्रगति का पक्ष लेते हुए, ठीक है, किसने लिया था पक्ष? प्रगति का हेयक ने लिया था, और प्रगति का पक्ष लेते हुए न्याय की क्या की थी? अवहेलना की थी। ठीक है, अवहेलना की थी इसने, किसने? हेयक ने। और इसके विपरीत तो जो जॉन रॉल्स है, ठीक है, इसके विपरीत जॉन रॉल्स जो हैं उन्होंने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कब लिखी गई थी ये पुस्तक? 1971 में। ठीक, 71 में। ठीक है, 1971। तो 1971 में पुस्तक लिखी गई थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रॉल्स के अंतर्गत जो है ये, ठीक है, तो जॉन रॉल्स के अंतर्गत ये जो पुस्तक है ये जस्टिस ऑफ थ्योरी। तो ये जस्टिस ऑफ थ्योरी के अंतर्गत जॉन रॉल्स जो हैं उन्होंने यह तर्क दिया कि उत्तम समाज में अनेक अवगुण सद्गुण उपेक्षित जो है अपेक्षित होते हैं। यानी जो उत्तम समाज है, ठीक है, उत्तम समाज में क्या है? अनेक जो गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं वो अपेक्षित होते हैं, और उसमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम होता है। यानी उसमें जो न्याय है, न्याय का स्थान क्या होता है? सर्वप्रथम होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रगति बनाम राज्य के विवाद, राज्य के न्याय के विवाद में हेयक ने प्रगति का पक्ष लेते हुए न्याय की अवहेलना की है, और इसके विपरीत जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का जो स्थान होता है वो क्या होता है? वो सर्वप्रथम होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, जॉन रॉल्स ने लिखी पुस्तक ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। 7th क्वेश्चन है, अधिकारों के वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय है लॉक को, अस्टिन को, बेंथम को या ग्रोशियस को? ठीक है,
तो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के सुप्रसिद्ध जो है प्रवर्तक टॉमस हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन है। कौन कौन है? हॉब्स हैं, टॉमस हॉब्स हैं, बेंथम भी हैं और जॉन ऑस्टिन भी हैं। और हॉब्स के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के बाद ही हो सकती है। कौन कहता है? हॉब्स। हॉब्स कहते हैं कि जो अधिकार होते हैं उनकी उत्पत्ति कब होती है? अधिकारों की उत्पत्ति, ठीक है, वो क्या होती है? राज्य के बाद होती है, ठीक है। तो हॉब्स कहते हैं कि जो अधिकारों की उत्पत्ति है वो राज्य की उत्पत्ति के बाद ही हो सकती है, क्योंकि राज्य विहीन अवस्था में उचित अथवा अनुचित, न्यायपूर्ण अथवा अन्यायपूर्ण खोखले शब्द हैं। यानी अगर राज्य नहीं था, राज्य विहीन समाज था, यानी राज्य की जब स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है, तो न्याय और अन्याय ये सब बातें जो है, अन्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण, ये सब बातें अनुचित क्या है, उचित क्या है, न्यायपूर्ण क्या है और अन्यायपूर्ण क्या है, ये सब शब्द क्या है? वो खोखले हैं, यानी उसका कोई मायने नहीं रखता है, कोई उसका मतलब नहीं बनता है। और इस अर्थ के अनुसार अधिकारों का सरोकार जो है वो केवल राज्य में रहने वाले मनुष्य से है। यानी न्याय अन्याय जो भी चीजें हैं, ये जो राज्य में मनुष्य रहता है, राज्य के अंतर्गत रहता है, ठीक है, उन्हीं से होता है। राज्य विहीन अवस्था में अधिकारों और ताकत की आजमाइश में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये कौन कहता है? ठीक है, कौन कहता है ये राइट ऑप्शन क्या है इसका? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेंथम को। तो अधिकारों को वैधानिक समाज का समर्थन करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? बेंथम को जाता है। तो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के सुप्रसिद्ध जो हैं वो हैं प्रवर्तक टॉमस हॉब्स, बेंथम और जॉन ऑस्टिन। और ये सारी बातें हॉब्स के बारे में की गई कि हॉब्स अधिकारों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या चीजें कहता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, बेंथम। नेक्स्ट है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक है। सीबी मैकफरसन, कार्ल आर पेपर, जॉन रॉल्स, एल.टी. हॉब हाउस, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी जो विचारक है वो कौन है? वो है कार्ल पॉपर। सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत कार्ल आर पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज में दिया है, ठीक है। और इसको क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत अथवा अखंड से निर्माण का सिद्धांत नामक नाम भी इन्होंने दिया है। तो पुस्तक का क्या नाम था? कार्ल पॉपर की जो पुस्तक है वो द ओपन, ठीक है, पुस्तक का नाम लिख देती हूँ, द ओपन सोसाइटी, ठीक है, द ओपन सोसाइटी एंड, ठीक है, एंड इट इमेज, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज। और ये पुस्तक है कार्ल पॉपर की। इसको क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत जो है निर्माण का सिद्धांत नामक नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करना, साम्यवादी दल की सरोजता स्थापित करना, संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था करना, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मार्क्सवादियों का जो अंतिम उद्देश्य था वो क्या था? राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, क्योंकि मार्क्सवादी जो है राज्य की आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं। और राज्य जो मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं कि राज्य जो है वो एक बुराई है, ठीक है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूंजीवाद का अंत करना चाहते हैं, ठीक है, पूंजीवाद का ये अंत करना चाहते हैं। और क्योंकि इन्होंने दो वर्ग सिद्धांत का जो वर्ग सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने पेश किया है, सिद्धांत दिया है वर्ग सिद्धांत, तो वर्ग सिद्धांत में दो वर्गों में इसने बांटा है लोगों को, ठीक है, दो वर्गों में बांटा है। एक जो पहला वर्ग जो पूंजीपति और दूसरा वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग,
ठीक है, तो दो वर्गों में बांटा है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो ये क्या कहता है कि जो पूंजीपति है वो मजदूर वर्ग पर शासन करता है। ठीक है, तो मजदूरों एक हो जाओ, ये भी नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने कि सब विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा दिया है। तो इसका कहना था कि जो है पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति जो है, सर्वहारा के अधिनियम की स्थापना, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना, यह सब इनका इसके 3 चरण बताए गए हैं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए, सर्वहारा वर्ग के जो अधिनायकवाद की स्थापना, उसके बाद जो सर्वहारा मतलब सभी लोग जो आते हो जिसमें, और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो, जिसमें राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं, वर्ग कोई ना हो, राज्य ना, सब एक हो। ठीक है, ये चीज कही थी कार्ल मार्क्स ने। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट है, जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब आधारशिला रखता है उदारवाद की, साम्यवाद की, व्यक्तिवाद की या प्रत्यक्षवाद की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, उदारवाद की। जब ग्रीन कहता है राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब आधारशिला रखता है उदारवाद की। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रांति में, बल में, विकास में, समझौते में। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांति में। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी क्रांति में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंथम। बेंथम जो है राजनीतिक क्षेत्र में उपयोगितावादी विचारक थे और इन्होंने उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बेंथम ने। और सुख और दुख दो इसमें इन्होंने डाटा था, यानी अधिक से अधिक व्यक्तियों को अगर अधिक से अधिक सुख मिल रहा है, तो अर्थात समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से सुख, जो कि व्यक्तिगत रूप से अपने अपने हितों की पूर्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितनी की कविता, इस बात का उपहास किसने किया था? हॉब्स ने, बेंथम ने, जे एस मिल ने, अस्टिन ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंथम ने। विभिन्न सुखों में जो है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जे एस मिल ने। ठीक है, तो बेंथम जो कि केवल विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर देखा था, लेकिन उसने गुणों का अंतर नहीं देखा था। और बेंथम का कहना था कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितने की कविता। ठीक है, तो पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितने की कविता, इस बात का उपहास किसने किया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन जो है सी, जे एस मिल ने। ठीक है, जैसा कि बेंथम ने दुखों सुखों में केवल मात्रा का अंतर देखा था, गुणों का नहीं देखा था। ठीक है, क्योंकि वो कहता था अधिकतम सुखों की मात्रा अधिकतम जिधर एक दो पलड़े में रखना चाहिए, एक तरफ दुख को और एक तरफ सुख को। और अगर सुखों की मात्रा अधिक है तो यानी व्यक्ति या राज्य जो है वो ज्यादा सुखी है, और दुखों की मात्रा अगर अधिक है तो जो है वो व्यक्ति अधिक दुखी है, राज्य दुखी है। तो इस लेकिन उसके गुणों को नहीं। लेकिन बेंथम का कहना था कि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितने की कविता। और मिल ने क्या कहा? मिल कहता है कि कविता से प्राप्त होने वाला सुख पुष्पिन के खेल से, ठीक है, कविता से प्राप्त होने वाला सुख जो है पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च और श्रेष्ठ है। ये कौन कहता है? ये कहता है जे एस मिल। ठीक है, जहां पे ये बेंथम कहता है कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितने की कविता। और वहीं पे मिल कहता है कि कविता से प्राप्त होने वाला सुख जो है पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च और क्या है? श्रेष्ठ है। और यह इस बात से स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न गुणों की अपेक्षा जो है अपेक्षा उच्च सुखों की आकांक्षा करते हैं। और वह लिखता है कि एक संतुष्ट, कौन लिखता है? जे एस मिल ही लिखता है। जे एस मिल ही लिखता है कि एक संतुष्ट सुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है, और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। कौन कहता है? ये जे एस मिल कहता है कि एक संतुष्ट जो है असंतुष्ट, एक संतुष्ट सुकर की होना
की अपेक्षा जो है एक असंतुष्ट यानी असंतुष्ट मानव शुगर की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। और उसी तरीके से जैसा कि एक मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है, एक मूर्ख व्यक्ति की बजाय, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति है जो कि संतुष्ट है अपने चीजों से हर चीज, लेकिन उसकी जगह एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। ठीक है, ये कहता है कौन? जेस मेल कहता है। और पिछली बार पीजीटी में एग्जाम में, टीजीटी में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, असहयोग विषय के अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे। टालस्टॉय से, रस्किन से, थारो से या गोखले से? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थारो से। गांधी जी पर अमेरिकन अराजकतावादी लेखन हेनरी डेविड थारो, पूरा नाम क्या था इनका? हेनरी डेविड, ठीक है, हेनरी डेविड थारो पूरा नाम था इसका। तो हेनरी डेविड थारो का प्रभाव पड़ा था, और थारो का सिद्धांत था कि भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग में बुराई को प्रोत्साहित करने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। क्या? कि भलाई को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, भलाई को जो लोग बढ़ाते हैं, भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों और संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए इनका, ठीक है, और जो लोग बुराई को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, जो लोग बुराई को प्रोत्साहित कर उनका क्या करना चाहिए? असहयोग करना चाहिए। यानी गांधी जी का जो आंदोलन था इन्हीं के सिद्धांत पर और इनके विचारों के पर आधारित था असहयोग आंदोलन। 1920-22 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, यानी अंग्रेजों ने अंग्रेजों का, क्योंकि वो बुराई को बढ़ा रहे थे और यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे, तो उस वजह से असहयोग आंदोलन का यह उद्देश्य था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेविड, हेनरी डेविड थारो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसका कथन है? बर्क का, मिल का, मार्क्स का या लेनिन का? और 15 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ने उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की संसद तथा अन्य राजनीतिक संस्थाएं तटस्थ आधारों पर नहीं खड़ी होती हैं, यानी तटस्थ, ठीक है, राज्य की, इन्होंने क्या कहा, मार्क्स ने उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा था, किसकी आलोचना करते हुए? उदारवादी लोकतंत्र की, ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा था कि राज्य की जो संसद तथा अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं वो तटस्थ, ठीक है, तटस्थ आधारों पर नहीं खड़ी होती हैं, जिसमें संख्या अथवा तर्क के आधार पर कोई भी सफलता प्राप्त कर लेगा। और ये वो माध्यम है जिनके द्वारा जनता को यह धोखा दिया जाता है कि वह राज्य की सत्ता का असली धारक है, जबकि वास्तव में यह सत्ता बुजुर्गा वर्ग द्वारा नियंत्रित और कार्यान्वित की जाती है। यानी बुजुर्गा वर्ग का मतलब कि जो पुराने विचारवादी हैं उनको बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है, जो पुराने विचारवादी हैं, राजनीतिक विचारक चिंतक हैं, जो उन्हें बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। तो कहते हैं कि यह वास्तव में बुजुर्गा, ठीक है, ठीक है, क्या? बुजुर्गा। तो जो पुराने विचारधारा के विचारक हैं, चिंतक हैं, तो उन्हें कहते हैं कि जो बुजुर्गा वर्ग है उनको द्वारा नियंत्रित की जाती है, और पार्लियामेंट एक बतियाने वाली दुकान के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती है। तो संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।